कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो उसमें प्रोसीजरल डिलेज जरूर होते हैं, कम हो या ज्यादा हो ये अलग बात है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ होते हैं। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि जिस इकोनॉमी में थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो वहां फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और जहां ज्यादा स्लो हो वहां फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि होती तो इन एनी केस है, ये प्रोसीजरल इशू है, तो इसका मतलब ये है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमिस्ट एज सच अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा था कि जॉब है, वैकेंसी है, बंदा वर्कर भी है, सामने जॉब भी है। वर्कर और जॉब की मैचिंग के प्रोसीजर में 6 महीने लग जाते हैं, बंदा 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहता है। लेकिन एक्चुअली है क्या है, ये कि जॉब तो है ना। तो हम इकोनॉमिस्ट कंसर्न्ड होते हैं इस चीज से कि जब जॉब नहीं है मार्केट में तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब तो है, तो चूंकि ये हमारे लिए समहाउ आउट ऑफ फोकस है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो तो हम इसे कहते हैं इतना तो इन एनी केस होना है। जब होना है तो हम उसको कहते हैं ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसका मतलब है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज देयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को ही आप समझें कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। चलें जी, अब हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। जीडीपी का टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, सीपीआई और इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का टॉपिक आज पढ़ लिया है। तीसरा टॉपिक हमने, टॉपिक से मुराद मैं जस्ट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने में तो 4 क्लासेस चाहिए और ये पूरा सेमेस्टर का कोर्स बन जाएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टर्म्स की हद तक, जस्ट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा हूँ। उसकी हद तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अब 4th टॉपिक है एक्सचेंज रेट। इस पे भी काफी सारे इश्यूज हैं जो क्लियर करने की जरूरत है। एक्सचेंज रेट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी अरबाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इस वक्त मसला जॉब्स न होने का है, और ये फॉरएवर जॉब्स नहीं खत्म हो गई, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब्स खत्म। आपने नोट किया है कि ये अरबाब का एक्चुअली क्वेश्चन था कि कोविड-19 की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो ये बेसिकली जॉब्स नहीं है ना, बिजनेस एक्टिविटी नहीं रही। आपने नोट किया है कि सेंट्रल बैंक ने अभी इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कितना कम किया है, पॉलिसी रेट 12.75% से वापस आया है और 7% तक आ गया है। तो ये क्या है, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। तो कोविड-19 के अंदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी रिसेशन में है। बिजनेस एक्टिविटी रिसेशन में होने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ये जनरली जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ सप्लाई चेन के भी इश्यूज हैं और उसको एड्रेस करने के लिए जस्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज काफी नहीं है, उससे सप्लाई के इश्यूज नहीं सॉल्व होंगे। और जब तक वो इश्यूज नहीं सॉल्व होंगे तो कोविड-19 में अगर सिर्फ एक्सेस डिमांड क्रिएट की जाएगी तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा।
हाँ जी, आ जाएं। एक्सचेंज रेट देखें, जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो हम नॉर्मली, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो हम रुपी वर्सेस डॉलर की बात करते हैं। तो रुपी वर्सेस डॉलर का मतलब ये है कि यहाँ बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है। सही, ये सबसे आखिरी पॉइंट है इस स्लाइड का, लेकिन मैंने वहां से शुरू किया। क्या होता है बायलैटरल एक्सचेंज रेट? बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता क्या है? बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है कि जब आपकी एक करेंसी का किसी दूसरी करेंसी से रेट हम निकालना चाहें तो हम उसे कहते हैं कि ये बायलैटरल है। क्या है? बायलैटरल है। बायलैटरल का मतलब है दो करेंसीज का एक्सचेंज रेट, दो करेंसीज का एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन होती है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो क्योंकि दो करेंसीज की आपस में प्राइस का मामला है, हम इसे बायलैटरल एक्सचेंज रेट कहते हैं। समटाइम होता है कि बायलैटरल एक्सचेंज रेट अवेलेबल ही नहीं होता। मसलन कभी न्यूज़पेपर में एक्सचेंज रेट्स देखे हैं? पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में एक छोटा सा साइड पे लिखे होते हैं, अक्सर देखा है? बिल्कुल एक साइड पे कॉलम सा आता है, ज्यादातर इंग्लिश अखबार में होता है, समटाइम्स उर्दू अखबार में भी आता है। कभी किसी ने वो रेट लिखे हुए देखे? एक्सचेंज रेट अखबार पे होते हैं यार, अक्सर होते हैं। देखें, शुक्र है किसी ने तो देखे। आपने नोट किया कि वो कितने कंट्रीज के होते हैं? एग्जैक्ट नंबर नहीं, अंदाजा बताएं वो कितने कंट्रीज के लिखे होते हैं। सही, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा फ्यू, बिल्कुल ठीक है, 7, 5, 6, 5, 10, इससे ज्यादा नहीं होते। बस मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। जिन्होंने नहीं भी देखे वो अब देख लें, 7-8 कंट्रीज से ज्यादा के रेट नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में इसी तरीके से आप मनी चेंजर के पास चले जाएं, वहां भी 8-10 रेट से ज्यादा सामने स्क्रीन पे नहीं है। अब मेरे पास करेंसी आ गई है सिरालियोन की, मैंने उसको रुपी में कन्वर्ट करना है। मैं मनी चेंजर के पास जाता हूं, मनी चेंजर के पास भी रुपी टू सिरालियोन आई थिंक लीरा है उनका, या कोई ऐसी करेंसी है। वो करेंसी का और हमारा रेट ही अवेलेबल नहीं है। एक्सचेंज कैसे करेंगे? लेकिन हम रेट होगा तो एक्सचेंज करेंगे ना, तो एक्सचेंज का रेट ही नहीं अवेलेबल। तो ऐसे केसेस में फिर क्रॉस एक्सचेंज रेट यूज किया जाता है। क्रॉस एक्सचेंज रेट ऐसे है कि जैसे हमारे मुल्क का, आप ये परेशान ना हो कि हमारे मुल्क में 3-4 करेंसीज हैं और उनका रेट आ रहा है, बाकियों का हम रेट कहां से लेंगे। तो ये याद रखें, आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो वहां पाकिस्तान का करेंसी का रेट नहीं आ रहा। मसलन आप जो है वो यूके में चले जाएं तो यूके की स्क्रीन पे या उनके न्यूज़पेपर में जो 4, 5, 10 एक्सचेंज रेट्स आएंगे उसमें पाकिस्तान का नहीं आ रहा होगा। अब वहां पे किसी ने पाकिस्तान के रेट से उसे करना है या कहीं पे भी किसी ने भी करना है, तो एक चीज याद रखें कि सिरालियोन में भी 4-5 रेट तो अवेलेबल होंगे ना, और नहीं तो एक रेट तो अवेलेबल होगा। और वो कौन सा रेट होगा? डॉलर टू सिरालियोन करेंसी। तो अगर डॉलर टू सिरालियोन करेंसी अवेलेबल हो, ठीक है जी, 1 मिनट जरा ठहरिए। तो आपके पास एक करेंसी का, उस करेंसी का रेट नहीं है, लेकिन उस करेंसी का डॉलर से रेट है और आपकी करेंसी का भी डॉलर से रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये करें कि उनका भी एक्सचेंज रेट ले लें और अपना भी एक्सचेंज रेट ले लें, तो हमारा एक्सचेंज रेट होगा रुपी पर डॉलर। क्या होगा? रुपी पर डॉलर। और उनका होगा सिरालियोन करेंसी पर डॉलर। तो अगर हम इन दोनों की रेशो ले लो, अब इसमें करेंसीज कितनी इन्वॉल्व हो गई हैं? 3, डॉलर, सिरालियोन करेंसी और
पाकिस्तानी करेंसी। इसका मतलब है 3 कंट्रीज की करेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं और उनमें से 2 करेंसीज का एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ है तीसरी कंट्री के साथ, यानी कि डॉलर बीच में कॉमन हो गया। तो एक रेट हो गया रुपीज पर डॉलर, एक रेट हो गया है सिएरा लियोन करेंसी पर डॉलर। अगर हम इन दोनों की रेशो लें तो इफेक्टिवली जरा गौर करें फार्मूले पे, रुपी पर डॉलर में भी डिनोमिनेटर में डॉलर है, सिएरा लियोन करेंसी पर डॉलर में भी डिनोमिनेटर में डॉलर है। तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे में डॉलर कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रहेगा क्या? रहेगा रुपी पर सिएरा लियोन करेंसी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी कंट्री की करेंसी ना भी हो तो आप अपने कंट्री की करेंसी डॉलर के साथ रेट ले लें और उस करेंसी का डॉलर के साथ रेट ले लें और फिर उनकी रेशो ले लें तो उस करेंसी का रेट निकल आएगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज रेट। क्यों? ये बायलैटरल नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं निकला। ये बायलैटरल तो तब होता जब ये 2 करेंसीज का आपस में होता, तो ये हो गया क्रॉस। तो ये लास्ट लाइन जो बायलैटरल और क्रॉस है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। तो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस डेफिनेशन का है। कैसे? जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज रेट होता है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। लिखोगे जी, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अब यहां पे एक इशू आएगा कि पाकिस्तान का ही केस ले लें, तो पाकिस्तान में इज इट प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर या प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी? तो एक्सचेंज रेट की क्या डेफिनेशन होगी? रुपी पर डॉलर या डॉलर पर रुपी? सिंपल वर्ड्स, रुपी पर डॉलर या डॉलर पर रुपी, दोनों एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं ना। तो एक जवाब आया रुपी पर डॉलर, और कोई आंसर करेगा? रुपी पर डॉलर। एक जवाब आया बोट। तो चलें, अभी या तो बोथ का आंसर आया या रुपी पर डॉलर, तो मैं ये कहूंगा कि रुपी पर डॉलर भी एक्सचेंज रेट है और डॉलर पर रुपी भी एक्सचेंज रेट है, दोनों को हम एक्सचेंज रेट ही कहेंगे। दोनों की मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिखी हुई है। मसलन 1 रुपी पर डॉलर, यानी कि आप आजकल के हिसाब से देखें तो रफली 157 हमारा एक्सचेंज रेट है। तो क्या हमारा एक्सचेंज रेट 157 ही है, या चूंकि डॉलर पर रुपी लें तो फिर ये बनता है 0.0063। तो अब सवाल ये बनेगा कि हमारा एक्सचेंज रेट 157 है या हमारा एक्सचेंज रेट 0.0063 है। तो दोनों ही हमारे एक्सचेंज रेट 0.006 भी हमारा है और 157 या 167 जो भी आजकल रेट है, मैंने अंदाजा 157 लिखा है, तो जो भी आजकल का रेट है वो रेट भी हमारा ही एक्सचेंज, ठीक है ना। तो अगर 157 मैं कहूंगा तो ये भी एक्सचेंज रेट हमारा ही है, लेकिन ये एक्सचेंज रेट डायरेक्ट है। और 0.0063 अगर मैं कहूं तो ये भी एक्सचेंज रेट हमारा ही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। तो हमेशा याद रखें कि रुपी पर डॉलर डायरेक्ट एक्सचेंज रेट होता है और डॉलर पर रुपी इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट होता है, होते दोनों ही एक्सचेंज रेट। अब ये याद कैसे रखें या इसका फार्मूला क्या है कि रुपी पर डॉलर को डायरेक्ट कह रहे हैं और डॉलर पर रुपी को इनडायरेक्ट कह रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान के, और ये हमेशा हर कंट्री के हिसाब से होता है। अगर मैं कहूं कि 157 या 167 जो भी है, जो भी मैं 157 जिसको मैं कह रहा हूं, मैं ये कहूं कि ये डायरेक्ट एक्सचेंज रेट है, तो याद रखें ये एक्सचेंज रेट डायरेक्ट तब तक है जब तक हम पाकिस्तान में हैं। अगर हम यूएस में हैं तो यही एक्सचेंज रेट इनडायरेक्ट हो जाएगा, और 0.0063 यहां इनडायरेक्ट है, वहां डायरेक्ट हो जाएगा।
ये हर कंट्री के हिसाब से होता है। तो इसका पहचान ये है कि जिस कंट्री में सारी प्राइसेस जिस करेंसी में डिनोट की जाती हैं, अगर करेंसी की प्राइस भी उसी करेंसी में आ जाए तो ये डायरेक्ट होता है। मसलन पाकिस्तान में आप कहते हैं एग्स किस तरह हैं, इतने रुपीस पर डजन, मटन किस तरह है, इतने रुपीस पर केजी, सही हो गया, इतने रुपीस पर लैपटॉप। तो इसका मतलब है हर चीज की प्राइस रुपीस में है। तो पाकिस्तान में भी जब हम कहेंगे 167 रुपीस पर डॉलर, तो चूंकि डॉलर की प्राइस रुपीस में है तो इसलिए पाकिस्तान में इसको हम डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कहेंगे, जहां डॉलर की प्राइस रुपीस में होगी, यानी कि रुपी पर डॉलर। और डॉलर पर रुपी लेना चाहेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब ये फिर समझें, ये भी ऑपरेशनल डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि हम पाकिस्तान में मोस्टली 157, 160, 167 की बात करते हैं, इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सचेंज रेट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, मसलन किसी जर्नल का आर्टिकल पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में लिखा हो कि करेंसी डिप्रिसिएट हुई, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्लियर करें। वजह यह है कि डायरेक्ट एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो आपकी करेंसी की डिप्रिसिएशन है, और कम हो जाए तो आपकी करेंसी की एप्रिसिएशन है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो करेंसी की डिप्रिसिएशन है, और बढ़ जाए तो करेंसी की एप्रिसिएशन है। ये उल्ट हो गया। अब एक बंदा कहता है कि जी एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब इससे मैं क्या मुराद लूं कि करेंसी डिप्रिसिएट हुई है या एप्रिसिएट हुई है? ये उस वक्त तक मैं नहीं कह सकता जब तक मुझे यही ना पता हो कि ये एक्सचेंज रेट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो उसकी बेस पे पता चलता है कि क्या चीज कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट सबको पता है क्या होता है। स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है कि जो एक्सचेंज रेट आपका एट द स्पॉट डिटरमिन होता है। मसलन आप मनी चेंजर के पास जाते हैं और वहां पे आप अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, तो जिस रेट पे चेंज करवाते हैं वो क्या होता है, वो स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर एक बंदा कहे कि जी मैं अभी एट द स्पॉट चेंज नहीं करूंगा, आप मेरे साथ करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट आज के लिए नहीं है, कल के लिए है। यानी कि आज आप मेरे साथ डील कर लें कि मैंने आपको $100 बेचने हैं, आप बताएं किस रेट पे खरीदेंगे, मेरे साथ डील कर लें, लेकिन डॉलर्स मेरे पास नहीं है, वो मैं कल लाऊंगा और कल ला के फिर आपको दूंगा, तो आप मुझे उसके बदले रुपीस दीजिएगा, लेकिन रेट वो है जो आज तय हो जाएगा। तो मुझे बताएं ये भी स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या नहीं? ठीक है, ठीक है, ज्यादा लोगों का ख्याल है ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ज्यादा लोगों ने कहा स्पॉट कहलाएगा, कुछ ने कहा नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं उससे डील ये करूं कि मैं ये चीजें कल नहीं परसों आपको डॉलर दूंगा, अब ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? सही, ठीक है, अभी भी ज्यादा आंसर है यस। यानी कि अब 2 दिन हो गए हैं, एक कल का दिन और एक परसों। परसों डील अभी हो गई है, डील अभी डन हो गई है, मेरे पास डॉलर नहीं है, डील का रेट तय हो गया, मेरे पास डॉलर नहीं है जो मैंने उसे कल देने हैं, और फिर मैंने कहा कल नहीं परसों देने हैं। तो कल पे ज्यादा लोगों ने कहा कि ये स्पॉट ही रहेगा, और मैंने कहा परसों देने हैं, तो तब भी ज्यादा लोगों का यही ख्याल है कि स्पॉट ही रहेगा। परसों क्या है? परसों है संडे।
और अगर मैं मंडे को दे दूं तो मेरे पास डॉलर आ जाए नहीं, कल भी नहीं होंगे, परसों भी नहीं होंगे, रेट वही रहेगा। याद रखिए, ये मैं कह रहा हूं, रेट वही है, रेट तय हो गया आज। तो अगर मैं मंडे को दे दूं तो फिर भी यही है कि स्पॉट, ट्यूसडे भी स्पॉट आफ्टर 1 मंथ। अच्छा ठीक है, ट्यूसडे भी स्पॉट और वेडनेसडे भी स्पॉट। एक्चुअली ट्यूसडे तक ये स्पॉट रहेगा और यही रेट तय किया हुआ अगर वेडनेसडे को डील फाइनल होती है। डील आज हो गई है, रेट फाइनल हो गया है, रेट फिक्स हो गया है। यही आप पूछ रहे हैं ना, रेट फिक्स हो गया है, लेकिन मेरे पास डॉलर नहीं है और डॉलर मैं उसको वेडनेसडे को जाके देता हूं, तो ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब ये बड़ी अजीब बात है, मैं डॉलर अभी दे दूं ये स्पॉट है, रेट अभी तय हो गया है। मैं डॉलर कल दे दूं फिर भी स्पॉट है, मैं परसों दे दूं तो भी स्पॉट है, मैं मंडे को दूं तो भी स्पॉट है, मैं ट्यूसडे को दूं तो भी स्पॉट है, मैं वेडनेसडे को दूं तो ये स्पॉट नहीं रहेगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसकी पहचान ये है कि अगर आपका रेट तय होने के बाद डिलीवरी, यानी कि डॉलर्स लेने हैं या डॉलर देने हैं, दोनों सूरतों में डिलीवरी अगर 3 बिजनेस डेज के अंदर हो तो ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और अगर 3 बिजनेस डेज से ज्यादा हो तो फिर ये कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, ये दोनों बिजनेस डेज नहीं है, ये निकल जाएंगे। आज का दिन है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे तक अगर डिलीवरी हो गई रेट वही रहेगा, तो ये कहलाएगा स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ट्यूसडे के बाद किसी दिन भी डिलीवरी हो तो फिर ये कहलाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन से ज्यादा को तो कहते हैं, लेकिन कितने दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी मैच्योरिटी का हो सकता है, लेकिन ये डील में पहले तय होता है कि आपने किस दिन डिलीवरी देनी है। वो आप 3 दिन के बाद चौथे दिन पे भी रख सकते हैं, 1 वीक बाद भी रख सकते हैं, 1 महीने बाद भी रख सकते हैं, 1 साल बाद भी रख सकते हैं, और 3 साल बाद भी डिलीवरी का टाइम रख सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता ही फॉरवर्ड है, रेट आज से तय हो जाएगा, ये याद रखें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते ही उसको है जिसमें रेट अभी हो जाएगा, डिलीवरी 3 बिजनेस डेज के बाद होगी। ये मैं इसकी बात हयात नहीं समझा। 3 डील्स 1 मंथ में डन हो जाएं, क्या मतलब? थ्री वर्किंग डेज है ना, डील्स जितनी मर्जी हो, 3 वर्किंग डेज से ज्यादा का टाइम है तो इसे फॉरवर्ड करेंगे। रेट हर सूरत में आज तय होगा, चाहे ये 3 साल बाद की डिलीवरी हो। चले मैं और आगे जाता हूं, 20 साल बाद आपने डॉलर देने हैं तो भी रेट आज ही तय होगा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3-4 चीजें तय हो जाती हैं। नंबर 1 रेट, नंबर 2 अमाउंट कि कितने डॉलर्स की ये डील है। ऐसे नहीं है कि मैं कहूं $100 बेचूंगा और परसों जाके मैं कहूं कि मेरे पास तो $50 हैं, यही खरीद ले। नहीं, डॉलर पहले डील डन होगी। वो क्या होगी? वो ये होगी, वो होगी ये पहले से तय हो गई। वो आप जो कह रहे हैं ना कि आपके पास डॉलर नहीं है, इसका मैं बताता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि फॉरवर्ड है ही ये, उतने डॉलर देने आपके पास हैं या नहीं है, फिर कहीं से खरीद के लाएं, आपने देने। 3 चीजें मैंने कहा है। नंबर 1 रेट, नंबर 2 अमाउंट कि कितने डॉलर, नंबर 3 किस दिन। 20 साल बाद का भी है तो दिन आज तय होगा। ये सारी चीजें तय करने के बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन बाद का है तो उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब याद रखें, जितना जितना आप कॉन्ट्रैक्ट लंबा करते जाएंगे एक्सचेंज रेट बदलता जाएगा, रेट एक नहीं होगा। आप कह रहे थे ना रेट तय हो, रेट तय आज ही होगा, लेकिन अगर महीने बाद का रेट तय कर रहे हैं तो कोई और होगा, साल बाद का करेंगे तो फिर कोई और होगा, 20 साल। ऐसा नहीं है कि एक रेट तय कर लिया आप मेरी मर्जी मैं 40 साल बाद डॉलर दे दूं, ऐसा नहीं है।
रेट 40 साल बाद का और होगा, 20 साल के बाद का और होगा, रेट डिफरेंट होगा, लेकिन जो होगा तय आज ही होगा, भले कल को मार्केट में उसके उल्ट हो जाए, हमारा रेट तय हो गया। यही तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक हो गया जी। तो अगर 3 बिजनेस डेज के बाद का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका रेट भी तय हो गया, उसका सारा कुछ तय हो गया। वो सारा कुछ तय करने के बाद हमने कहा कि ये फॉरवर्ड हो गया। अब उसके ऊपर जो रेट होगा, जो मैंने कहा कि डिफरेंट होगा स्पॉट से, उस रेट को फॉरवर्ड रेट कहते हैं या फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एक नहीं होता, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हर मैच्योरिटी के लिए अलग होता है, स्पॉट एक ही होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब एक सवाल ये है, एक और भी होता है इसमें, छोटा सा इशू और भी। आपने कहा कि मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपने तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ना कि अगर उस टाइम पे मेरे पास डॉलर उतने हो ही नहीं, उस बात को छोड़ें, वो तो साल के बाद पता चलेगा ना। सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद का कर लिया था फॉरवर्ड के, मैं आपको $100 दूंगा। मुझे 3 दिनों बाद ही पता चल गया कि मुझे $100 नहीं मिलने। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा 1 साल का है ना, लेकिन मुझे क्लियर हो गया, 3 दिन बाद ही क्लियर हो गया कि मुझे तो डॉलर मिलने ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं? तो नहीं, उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। या अगर कैंसिल करूंगा तो फिर उसकी कैंसिलेशन की फी होगी, ये फिर जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पेनल्टी डालेगा मुझ पे। उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, यानी कि इजी एग्जिट नहीं है। मुझे तो साल क्या, मुझे तो 2 दिनों में पता चल गया मेरे पास डॉलर आने ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छूट जाए, लेकिन उसका एक मुश्किल प्रोसीजर है। हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसीजर करना पड़ेगा और मेरे ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी। उसकी बजाय एक बाद में दुनिया ने इसका मार्केट सोल्यूशन निकाला है, और वो मार्केट सोल्यूशन ये है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसी तरीके से एक एक्सचेंज बनाई गई जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट सेल होते हैं। और वो कैसे सेल होते हैं? वो ऐसे सेल होते हैं कि 1 साल बाद का मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो डॉलर आएंगे ही नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है दुनिया पूरी में 2 दिन के बाद किसी बंदे को यह पता चला हो कि मेरे पास 1 साल बाद $100 आएंगे और वो मैंने बेचने होंगे, तो मैं क्यों ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। देखें, आपने कहा कि जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूं मैं 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर, पहली बात तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। आप इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं तनवीर। अगर आप 2 दिन के अंदर डॉलर दे देंगे तो आप स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में पे कर रहे हैं, जबकि आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड किया था। आप 2 दिन बाद उसे डॉलर देंगे, साल बाद उसे देने ही पड़ेंगे। ये जो 2 दिन बाद देंगे, इसके वो पैसे आपको दे देगा रुपीस। ये 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ही फॉरवर्ड हुआ था, वो आपने देना है। ये जो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट, ये नया कॉन्ट्रैक्ट आपने बीच में डाल दिया, स्पॉट 2 दिनों वाला, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कह रहा था कि दुनिया में आप जिस वजह से भी करेंसी डिप्रिसिएशन हो, जो मर्जी हो, जो आपका फॉरवर्ड रेट हो गया वो हो गया है, इसी को तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ना। अच्छा, मेरा पॉइंट समझें कि आपने वो तो बात खत्म हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 दिन बाद आपको पता चलता है मेरे तो डॉलर आने ही नहीं है, या आने भी हैं तो मैंने गलती कर दी है, मैंने इस रेट पे बेचने नहीं है। एक और बंदा है जो कहता है कि मेरे पास डॉलर आने हैं 1 साल बाद और मैंने बेचने होंगे, तो मैं क्यों ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। तो एक बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज की तरह एक एक्सचेंज बनी हुई है जिसके अंदर ये डील हो सकती है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ बेच दूं, यानी कि अगली पार्टी वही है जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के किसी और को दे दिया जो उस वक्त खरीदार था। सही है जी। अगर रेको थोड़ा डिफरेंट कहानी है, ये करेंसीज का एक बहुत सेटल्ड मामला है, ये आम इशू है जनरल। वो इश्यूज कैंसिलेशन के होते हैं। ये बात है बड़ी ओपन मार्केट चलती है, और मार्केट में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को बेच देते हैं कि भाई ये मैंने उससे डील की थी, या अब आप डील आप संभालो।
उसके साथ आपका एक प्लस माइनस रेट तय हो जाता है, मार्केट में वो जितने में आपसे खरीदना चाहे वो खरीद लेगा। अगर मार्केट में इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल है और मार्केट के अंदर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज करते हैं, फॉरवर्ड में तो है आप अगले डीलर से कर रहे हैं, यहां आप ओपन मार्केट में कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में कर रहे हैं तो फिर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये फर्क समझें, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। स्पॉट होगा कि विद इन 3 बिजनेस डेज डील होगी और मेच्योरिटी भी हो जाएगी। फॉरवर्ड होगा 3 बिजनेस डेज से ज्यादा टाइम पे मेच्योरिटी होगी, लेकिन आप उसको बीच में कैंसिल कर सकते हैं और उसका एक मुश्किल प्रोसीजर है, आगे नहीं बेच सकते। फ्यूचर में एक मार्केट है ओपन, हर रोज लोग उसमें बेचते हैं खरीदते हैं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एक चौथा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मजीद अलग है। अब फ्यूचर में भी इन अ सेंस एक ऑप्शन है आपके पास, और वो ऑप्शन क्या है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में तीसरे दिन ही भले बेचते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिस डीलर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे आप नहीं कह सकते अच्छा भाई अल्लाह हाफिज मैं कैंसिल कर रहा हूं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस डीलर से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनिशियल, उस डीलर से कॉन्ट्रैक्ट ही ये हो रहा है कि भाई ये मेरी ऑप्शन है, मैं $100 आपको दूं या ना दूं। अगर मैंने दिए तो आपको लेने पड़ेंगे 1 साल बाद इस रेट पे, और अगर मैंने ना दिए तो मेरी मर्जी। ये ऑप्शन है, इसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सही है कि मैं ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये ले रहा हूं कि भाई 1 साल बाद मैं इतने $, आपको इस रेट पे बेचूंगा, लेकिन साथ ही कह रहा हूं ये मेरी मर्जी मैं बेचूं ना बेचूं। अगर मैंने बेचने हैं तो आपको लेना पड़ेंगे, मैंने ना बेचे तो मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ऑप्शन है, लेकिन अगले डीलर के लिए ऑप्शन नहीं है। हमेशा ऑप्शन में एक साइड पे ऑप्शन होती है। ठीक हो क्या? तो जिसके पास ऑप्शन होती है, अच्छा तनवीर आपने पूछा है कि कोई लिमिट है कितने। देखें फ्यूचर मार्केट में आप 1000 दफा बेचें कोई इशू नहीं है, सही, आप 1000 दफा बेचें कोई इशू नहीं है, जब तक वो डेट नहीं आ जाती। आतिफ ने क्वेश्चन पूछा है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ऐसा करेगा क्यों? ऐसा करने वाले बहुत हैं, आप जाएं तो सही मार्केट में बहुत करते हैं। देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक फी होती है, वो फीस चार्ज करेगा आपसे, वो फीस चार्ज कर लेगा अप फ्रंट, उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा भाई आपने बेचने हुए तो बेच देना, मैं इस रेट पे ले लूंगा, आपने नहीं बेचने तो ये आपकी मर्जी। अब एक बात समझिए, ये मर्जी किसकी है? जो ऑप्शन खरीद रहा है, $, मैंने बेचने हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरी ऑप्शन है कि मैं $, बेचूं या ना बेचूं। अगर ये मेरी ऑप्शन है तो ये मैं कहलाऊंगा होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जिस बंदे से मैं ये डील कर रहा हूं वो कहलाएगा राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी ऑप्शन है, मैं कल बेचूं या ना बेचूं, तो इसका मतलब है मैं होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हूं। और जो बंदा मजबूर है कि उसने उस रेट पे मैंने बेचे तो वो लाजमी खरीदेगा, वो कहलाता है राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन किसके पास होती है? होल्डर के पास। और फी कौन चार्ज करता है? राइटर। ये फर्क है, वो फी चार्ज करता है इसलिए वो बाउंड है, और होल्डर फी पे करता है इसलिए ये ऑप्शनल है इसके लिए। सही हो गया जी? अब ऑप्शन के अंदर फर्दर 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक कहलाता है अमेरिकन ऑप्शन, एक कहलाता है यूरोपियन ऑप्शन। अब ये याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं और जो यूरोप में होगा उसे यूरोपियन। नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये एक टाइप है, उसका नाम, वो मैं पाकिस्तान में भी करूंगा उसे अमेरिकन कहूंगा, और पाकिस्तान में भी करूंगा उसे यूरोपियन कहूंगा, जो दूसरा है। तो एक अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मेरी ऑप्शन है, मैं जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूं, मसलन 1 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने 6 महीने बाद जाके कहा कि भाई वो जो मैंने रेट, वो जो थोड़ी देर पहले नहीं, वो आई थिंक तनवीर ने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरवर्ड और फिर मैंने 2 दिन बाद पेमेंट कर दी। अब ये पॉइंट यहां पे आया, वहां नहीं कर सकते फॉरवर्ड में, ऑप्शन में कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप के ऑप्शन में आपने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और 2 साल बाद ही पेमेंट कर दी, 2 दिन बाद पेमेंट कर दी। ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है, लेकिन कौन से ऑप्शन में? अमेरिकन ऑप्शन में। और जो यूरोपियन ऑप्शन है उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी मर्जी आपकी है, आप पेमेंट करें ना करें, आप बेचें ना बेचें, ऑप्शन आपका ही रहेगा, लेकिन होगा उसी दिन जिस दिन मैच्योरिटी डेट है, 1 साल बाद। ऑप्शन है लेकिन उस एक दिन के लिए, और साल भर के लिए ऑप्शन है या नहीं, ये अमेरिकन ऑप्शन में होता है। इसलिए अगर आप अमेरिकन ऑप्शन खरीदेंगे तो अमेरिकन ऑप्शन की फीस ज्यादा होती है और यूरोपियन ऑप्शन की फीस कम होती है, क्योंकि वो बंदा थोड़ा बाउंड हो जाता है। क्लियर हो गया? ये टर्मिनोलॉजीज है। फाइनली रह गया नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। अच्छा, मैं ये एक्सचेंज रेट में सारा क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए कि इनमें हर एक के ऊपर रेट अलग है। स्पॉट एक्सचेंज रेट अलग होता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अलग होता है, फॉरवर्ड 3 महीने का अलग होता है, फॉरवर्ड 6 महीने का अलग है, फॉरवर्ड 1 साल का अलग है, फ्यूचर एक्सचेंज रेट अलग है, ऑप्शन एक्सचेंज रेट अलग है, अमेरिकन ऑप्शन अलग है, यूरोपियन ऑप्शन अलग है, सब के ऊपर एक्सचेंज रेट अलग होते हैं। तो ये सारी एक्सचेंज रेट्स की टाइप्स हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। एक बात मुझे बताएं, नॉमिनल से कभी भी कोई हम टर्म रियल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो पता है? जी नवीद, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये आउटराइट फॉरवर्ड भी होते हैं और स्वाप्स भी होते हैं। एक नवीद ने बीच में क्वेश्चन, एक कमेंट्री डाली है, तो वो चलें बाकी भी इसको समझ लें। एक आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक क्या होता है? एक स्वाप होता है। ये दोनों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं। जो आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? मैंने आपको ये पढ़ाया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं 3 महीने बाद का करता हूं, 6 महीने बाद का करता हूं, साल बाद का करता हूं, ये सब आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है वो आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब है स्वाप। स्वाप में ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड को इकट्ठा कर लें तो ये स्वाप बन जाता है। क्या एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठा कंबाइन कर लें तो इसको कहते हैं स्वाप। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि मैं आपको 1 साल बाद डॉलर बेचूंगा $100। ये मेरा आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। किस रेट पे बेचूंगा जी? 170 पे। बात समझ आ गई? ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं किसी डीलर के साथ ये कर रहा हूं कि मैं आपको 1 साल बाद 170 पे $100 बेचूंगा। ये हो गया मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया? अगर मैं उससे एक एडिशनल पॉइंट कह दूं और ये कह दूं कि अभी आप $100 मुझे दे दो, और आज क्या रेट चल रहा है स्पॉट में? आज रेट चल रहा है 167। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि आज मैं आपको 167 रुपीज के हिसाब से $100 की अमाउंट पे करता हूं, आप मुझे अभी $100 दे दो। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? स्पॉट। फिर मैं कह रहा हूं मैं आपको ये $100 वापस बेचूंगा 1 साल बाद, आपको ही बेचूंगा और 170 पे बेचूंगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फॉरवर्ड। इन दोनों को मिलाएं तो ये स्वाप कहलाता है कि आज मैंने उससे $100 खरीद लिए 167 पे, साल बाद की कमिटमेंट कर ली कि मैं आपको ही $100 बेचूंगा 170 पे। ये दोनों मिला के जो कमिटमेंट, एक डिलीवरी हो गई, एक कमिटमेंट हुई, मिला के इसको कहते हैं स्वाप। SWAP। ये स्वाप की है।
अच्छा जी, आयशा ने एडजस्टिंग इन्फ्लेशन का वो बिल्कुल वो पॉइंट उस तरह ठीक था क्या कि रियल एक्सचेंज रेट देखें, हमेशा किसी भी रियल वेरिएबल नॉमिनल वेरिएबल को जब हम रियल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्चुअली उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। अगर ग्रोथ रेट की फॉर्म में होगा तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, और अगर लेवल फॉर्म में कोई वेरिएबल होगा तो फिर उसे एडजस्ट करते हैं एक्चुअल प्राइस लेवल से। जैसे जीडीपी को एडजस्ट करना है तो प्राइस लेवल से करेंगे, और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को करना है तो इन्फ्लेशन रेट से करेंगे। बात वही है कि एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। अब चूंकि प्राइस से करते हैं, मसलन नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये होता है रियल जीडीपी। सही हो गया ना, रियल जीडीपी। मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल क्या होता है? रियल मनी सप्लाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को रियल बनाने के लिए अगर वो लेवल फॉर्म में वेरिएबल है तो प्राइस लेवल से डिवाइड किया जाता है, अगर वो ग्रोथ रेट की फॉर्म में है तो फिर उसको इन्फ्लेशन रेट सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर इन्फ्लेशन रेट सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जीडीपी को नॉमिनल से रियल बनाना हो तो फिर तो आप प्राइस लेवल पे डिवाइड कर देंगे। एक्सचेंज रेट को नॉमिनल से रियल बनाना हो तो क्या करेंगे? एनी आइडिया? एक्सचेंज रेट पे डिवाइड कर लेंगे प्राइस लेवल को। सर गुड्स एंड सर्विसेज से तो नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए तो नहीं होगा सर, इसको मेजर करेंगे। अच्छा, पीछे से 1 मिनट क्वेश्चन आया है, स्पॉट एंड डिलीवरी। नहीं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी कहते हैं वो जो डॉलर खरीदे हैं और जिस दिन देना उसको डिलीवरी कहते हैं, या डॉलर बेचने हैं तो देना, वो डिलीवरी है। वो स्पॉट में भी होती है, फॉरवर्ड में भी होती है, हर एक में। देखिए ना, मेरा पॉइंट ये है कि मैं कह रहा हूं कि हर वेरिएबल को प्राइस लेवल से जब डिवाइड करते हैं तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या एक्सचेंज रेट को भी प्राइस लेवल पे मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा? एक्सचेंज रेट को मैं अगर प्राइस लेवल पे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा मे बी। क्या और कोई नहीं आइडिया? तुक्का भी नहीं लगाएंगे? लेकिन नहीं होगा, उसकी वजह है, वजह समझें। वजह यह है कि एक्सचेंज रेट होता है रुपी पर डॉलर। इसका मतलब है यहाँ एक करेंसी नहीं इन्वॉल्व, यहाँ एक कंट्री नहीं इन्वॉल्व, यहाँ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। जीडीपी तो जीडीपी पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की है, मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई पाकिस्तान की है। एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का डॉलर के अगेंस्ट है, अकेला नहीं है। तो चूंकि करेंसी एक नहीं है, करेंसीज 2 हो गई हैं, इसका मतलब ये है 2 करेंसीज हैं तो फिर दोनों की प्राइसेस से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फर्क है एक्सचेंज रेट का बाकी सारे वेरिएबल्स। ठीक हो गया? एक से नहीं 2 वेरिएबल से करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? वो करेंगे बिल्कुल आयशा रेशो से, कि आप जो एक्सचेंज रेट है उसको डिवाइड करें, लेकिन किससे करें? प्राइस रेशो से करें। और प्राइस रेशो कैसे बनाएंगे? रेशो में डिनोमिनेटर में क्या होगा और न्यूमरेटर में क्या होगा? ये प्राइस रेशो होगी डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। देखिए ना, हमारा जीडीपी डिफ्लेटर इस साल का डिवाइडेड बाय यूएस का जीडीपी डिफ्लेटर इस साल का, बेस ईयर अगर सेम हो, उनको डिवाइड करके जो रेशो बनेगी उस रेशो को एक्सचेंज रेट पे डिवाइड करेंगे तो ये रियल एक्सचेंज रेट बनेगा। ठीक हो गया? अब जब ये रियल एक्सचेंज रेट बन गया,
अब अगला सवाल ये है कि ये रियल एक्सचेंज रेट किस करेंसी के अगेंस्ट बना है? ये बना है डॉलर के अगेंस्ट, है रियल लेकिन किसके अगेंस्ट है? डॉलर। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि ये जो बायलैटरल एक्सचेंज रेट हमने निकाला है रियल वाला, क्या ये रियल एक्सचेंज रेट सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही पॉसिबल है, यूके के पाउंड के अगेंस्ट पॉसिबल नहीं है? उसके अगेंस्ट भी पॉसिबल है। फिर सिर्फ होगा रुपी पर पाउंड डिवाइडेड बाय पाकिस्तान जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय यूके जीडीपी डिफ्लेटर, फिर वो हो जाएगा। अच्छा, क्या जापान के साथ पॉसिबल है? बिल्कुल, उसके साथ भी ऐसा ही कर लें। क्या सऊदी अरब के साथ पॉसिबल है? उसके साथ भी कैसा कर लें। कुवैत के साथ पॉसिबल है? उसके साथ भी ऐसा ही कर लें। अगर ऐसा हम 8-10 ऐसे कंट्रीज के साथ कर लें जिन कंट्रीज के साथ हमारी बहुत ट्रेड है, यानी कि जिन्हें कहते हैं मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, अगर उन सब के साथ हम ये कर लें मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हर एक का हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट अलग अलग आ जाएगा। क्लियर? जब आ जाए तो उनका भी इंडेक्स नंबर बना लें, जैसे सीपीआई में इंडेक्स नंबर बनाते हैं, वो वेटेड एवरेज लेके। इसी तरीके से इन 8-10 कंट्रीज का जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, इन सब के साथ भी अगर आप एक वेटेड एवरेज लेके एक इंडेक्स नंबर बना लें तो वो कहलाएगा रियर, REER। क्या कहलाता है? REER, रियर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक चीज याद रखें, एक तो ये रियल एक्सचेंज रेट होता है, दूसरा ये एक कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट नहीं बल्कि सारे मेजर ट्रेड पार्टनर्स की करेंसीज के अगेंस्ट ज्वाइंटली एक इंडेक्स नंबर बनता है, वेटेड एवरेज टाइप। ये वो एक्सचेंज रेट है। तो ये एक्सचेंज रेट आप यूं नहीं कह सकते कि अगर इसका नंबर मेरे सामने आ जाए 156, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 156 रुपी वर्सेस डॉलर है। ये 10 करेंसीज या 8 करेंसीज के अगेंस्ट ज्वाइंट है, इसलिए इसको इंटरप्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये डायरेक्टली सारी करेंसीज के अगेंस्ट आ गया, और ये जिस रेट से ऊपर नीचे जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ऑन एवरेज हमारी करेंसी सारी करेंसीज मेजर ट्रेड पार्टनर्स की करेंसीज के अगेंस्ट किस रेट से ऊपर या नीचे जा रही है। सिर्फ डॉलर तो फिर डॉलर के अगेंस्ट बताएगा। तो ये रियल एक्सचेंज रेट भी मैंने पढ़ा दिया, ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी मैंने पढ़ा दिया। ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की आगे काफी डिटेल है, फार्मूला लिखा हुआ है, ये सारा आप स्लाइड से देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स मेरे ख्याल में आपको कहीं आ गया तो कर लूंगा, लेकिन ये अदरवाइज किसी इंटरनेशनल उसके फाइनेंस के कोर्स में आप या ट्रेड के कोर्स में भी आप पढ़ें। मैं उससे ज्यादा अगले टॉपिक पे जाता हूं, मनी। ये ज्यादा ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मनी एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा इसके फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। मनी कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट इट्स फंक्शन। मनी इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। इसका मतलब है मनी हर उस चीज को कहेंगे, मनी किसी खास चीज का नाम नहीं है, मनी हर उस चीज को कहेंगे जो 3 फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड इट कैन स्टोर अ वैल्यू। यानी कि जो चीज आप सेविंग के लिए यूज कर सकें, जिस चीज को अकाउंटिंग का यूनिट बना सकें, यानी कि बाकी सारी चीजें उस यूनिट में मेजर करें, और उसको आप जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो जनरली एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि मैं और आप एक डील कर रहे हैं और उसमें मैं आपसे कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट कर लूं डील में जो कोई दूसरा ना एक्सेप्ट करे, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस सेंस में नहीं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। आप किसी के पास ले जाएं, उसे कोई एतराज ना हो। समझ आ गई ना? तो मे बी आप मुझे एक मार्कर दें और उसके बदले मुझसे कुछ खरीदें तो मुझे उसमें एतराज ना हो, लेकिन एक दुकान वाले को जाके मार्कर देंगे और उसके बदले कुछ खरीदना चाहेंगे तो वो आपसे ये डील नहीं करेगा। लेकिन रुपये पे ना मुझे एतराज है ना दुकान वाले को एतराज है। तो जो जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो उसको मनी कहते हैं।
यूनिट ऑफ अकाउंट मनी होता है, जैसे पाकिस्तान में रुपी, हम हर चीज की प्राइस रुपी में ही तो देखते हैं, हम अपने नेशनल इनकम अकाउंट्स रुपी में ही तो देखते हैं, हम अपनी जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब रुपी में ही तो मेजर करते हैं। दैट्स वाई रुपी इज मनी। और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैंने आज कुछ पैसे कमाए, मतलब मैंने कोई अर्निंग की, मैं चाहता ये हूं कि उसमें से कुछ मैं आज कंज्यूम करूं और कुछ मैं फ्यूचर में कंज्यूम करूं। तो अब मसला ये है कि एक वैल्यू मेरे पास आ गई है, परचेजिंग पावर मेरे पास आ गई है, लेकिन मैं उसको एक्सरसाइज 6 महीने साल बाद करना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं। तो कैसे स्टोर करूंगा, उसकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मसलन मैं वीटी लेके रख लूं, मैं गोल्ड लेके रख लूं, मैं जो है वो रुपी रख लूं, मैं गवर्नमेंट में बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, मैं स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लूं, मैं कोई बॉन्ड खरीद लूं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सारी स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो मनी भी स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि रुपी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये 3 फंक्शंस होते हैं मनी के अंदर। ठीक है जी। अब मनी सप्लाई प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? मनी की डेफिनेशन हमेशा 2 साइड से की जाती है। आप जितनी बुक्स उठा लें, नॉर्मली बुक्स मनी को डिफाइन करते हैं लायबिलिटी से, जबकि मनी की डेफिनेशन लायबिलिटी से भी होती है और मनी की डेफिनेशन किससे होती है? एसेट साइड से भी। ये ऊपर मॉनेटरी बेस लिखा हुआ है, अभी मॉनेटरी बेस भूल जाएं, अभी ये सिर्फ समझें एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। अब लायबिलिटी में क्या होता है और एसेट्स में क्या होता है? मसलन मैं पहले वो डेफिनेशन करता हूं जो बुक्स करती हैं। आप किसी भी मैक्रो या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बुक उठाएं, वहां मनी सप्लाई की डेफिनेशन लिखी होगी करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। करेंसी तो करेंसी इन सर्कुलेशन है, और डिपॉजिट्स कौन से हैं? ये डिपॉजिट्स हैं जो बैंक्स के पास हमारे डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास हमारे डिपॉजिट्स हैं। वो क्या कहलाते हैं? ओवरऑल डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास हमारे हैं। इसका मतलब है मनी सप्लाई में डिपॉजिट और करेंसी आते हैं। अब डिपॉजिट्स 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म या टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स। जैसे ऐसा कोई डिपॉजिट आप ले लें जो 3 साल से पहले आप विड्रॉ ना कर सकें, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वो होता है जब आप चाहें उसको ड्रॉ कर। तो ये फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, बहुत तरह के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। उन सारों को इकट्ठा कर लें और करंट कर लें तो ये बन जाती है मनी सप्लाई। इसी तरीके मॉनेटरी बेस होती है, ये भी मनी है। मनी सप्लाई भी मनी है, जैसे M1। इसी तरीके से मॉनेटरी बेस M0 ये भी नहीं है। MB या रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, इसके मुख्तलिफ नाम है। मॉनेटरी बेस भी है, बेस मनी भी है, हाई पावर्ड मनी भी है, रिजर्व है, या अक्सर M0 कहते या नैरो मनी। ये जो बेस मनी है या मॉनेटरी बेस, इसके अंदर भी 2 चीजें शामिल होती हैं। एक करेंसी, ये वही करेंसी है जो ऊपर लिखी हुई है, प्लस इसमें डिपॉजिट्स ही हैं, लेकिन ये डिपॉजिट्स जरा हटाते हैं। और ये डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। ठीक है जी। जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, अगर वो और करेंसी ऐड की जाए तो ये बेस मनी या मॉनेटरी बेस बन जाती है। अब जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास होते हैं उन्हें हम रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व्स, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है करेंसी प्लस रिजर्व्स। और रिजर्व्स 2 तरह के होते हैं, एक रिक्वायर्ड रिजर्व्स होते हैं, एक एक्सेस रिजर्व्स होते हैं। रिक्वायर्ड रिजर्व्स वो होते हैं जो स्टेट बैंक की तरफ से कंपल्शन है कि कमर्शियल बैंक ने हर हाल में उतने रिजर्व्स रखने हैं। और एक्सेस रिजर्व्स कमर्शियल बैंक की अपनी चॉइस है कि वो कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्स
मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है कि करेंसी प्लस डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स ले लें तो ये मनी सप्लाई बन जाएगी, और करेंसी प्लस डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक्स ले लें जिनको रिजर्व्स कहते हैं तो ये मॉनेटरी बेस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, चाहे मनी सप्लाई की है चाहे मॉनेटरी बेस की है, अगर आप गौर करें तो ये सब लाइबिलिटी है। मसलन करेंसी लाइबिलिटी है किसकी? सेंट्रल बैंक की। इसीलिए आपके हर नोट के ऊपर लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामले हाजा को 50 रुपया मुतालबा पर अदा करेगा। इसका मतलब यह है कि ये करेंसी लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है डिपॉजिट। डिपॉजिट भी लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी? कमर्शियल बैंक्स की। क्यों? अब जब चेक लिखते हैं उसको पैसे करते हैं, इसका मतलब है ये उसकी लाइबिलिटी है। इसका मतलब है मनी सप्लाई में मैंने दो चीजें रखी हैं और दोनों ही लाइबिलिटीज हैं किसी ना किसी की। आगे आ जाए मॉनेटरी बेस। सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है। बाकी रह गए रिजर्व्स। रिजर्व्स किसकी लाइबिलिटी हैं? ये भी सेंट्रल बैंक की हैं। कैसे सेंट्रल बैंक की हैं? क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो जब कमर्शियल बैंक के पब्लिक अपने डिपॉजिट्स विदड्रॉ करेगी तो कमर्शियल बैंक से अपने डिपॉजिट्स विदड्रॉ कर लेगा। तो इसका मतलब है ये सेंट्रल बैंक की है। जब कमर्शियल बैंक वापस लेगा उसने वापस करने हैं, तो ये उसकी लाइबिलिटी हो। अब जरा फर्क समझें। मॉनेटरी बेस भी लाइबिलिटी है, मनी लाइबिलिटी है। मॉनेटरी बेस में दोनों ही सेंट्रल, मनी सप्लाई में दो आइटम्स हैं, दोनों ही उसकी लाइबिलिटी है। ठीक है ना। मॉनेटरी बेस में दो आइटम्स हैं, दोनों ही लाइबिलिटीज हैं लेकिन सेंट्रल बैंक की। मनी सप्लाई में भी दो आइटम्स हैं, दोनों चीजें हैं लेकिन एक सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है, एक कमर्शियल बैंक्स की लाइबिलिटी। अब यहां से एक बात समझें कि जो एक कॉम्बिनेशन बनता है कमर्शियल बैंक प्लस सेंट्रल बैंक्स, इसको कहते हैं बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक को मिला के बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। इसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई बैंकिंग सिस्टम की लाइबिलिटी है जबकि मॉनेटरी बेस सिर्फ सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है। ये दोनों में फर्क है। मॉनेटरी बेस इज द लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक whereas money supply is liability of banking system। इसका मतलब है जो कुछ भी है ये लाइबिलिटी, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम की हो चाहे वो किसकी हो, सेंट्रल बैंक की। अब मुझे बताएं कि जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो अकाउंट्स में क्या सिर्फ लाइबिलिटीज होते हैं? नहीं, अकाउंट तो बैलेंस ही तब होते हैं जब एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस की जाए। तो इसका मतलब है हर लाइबिलिटी के सामने कोई ना कोई एसेट होता है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों लाइबिलिटीज मैंने लिख दी हैं, मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस, इसके अगेंस्ट भी तो कोई एसेट होगा। वो एसेट बताएं क्या होगा? ये वो एसेट है जो आप लोगों के ज़हन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि इतने रुपीस के पीछे फलां इतनी चीज रखनी पड़ती है, वो एसेट होता है। तो बताएंगे फिर क्या एसेट होता है? गोल्ड। एक मिनट, एक बात और करें। डॉलर भी एक आ गया, एक बात और करें। सवाल ये आया है कि क्या फिक्स डिपॉजिट 3 साल का हो तो क्या वो तीनों सालों की मनी सप्लाई में काउंट होगा या 1 साल की मनी सप्लाई में काउंट होगा? कोई आइडिया है किसी को? 3 साल की या 1 साल की? देखें, एक बात समझें, हमेशा याद रखें वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल।
क्या? एक स्टॉक वेरिएबल, एक फ्लो वेरिएबल। टाइम पीरियड मैटर करता है फ्लो वेरिएबल के लिए, ठीक है, फ्लो वेरिएबल के लिए। स्टॉक वेरिएबल में मैटर ही नहीं करता टाइम। तो मनी स्टॉक वेरिएबल है, ये 3 साल का है। 3 साल में आप 1000 दफा मनी सप्लाई मेजर करें, ये 1000 दफा ही काउंट होगा पूरा, और तीनों साल में काउंट होगा। ये स्टॉक है, आप खुद समझें। आपके पास एक स्टॉक पड़ा है, स्टॉक क्या चीज, किसका ले लें? बॉल्स हैं, बॉल। आपके पास 5 बॉल्स हैं, आपका स्टॉक है 5 बॉल्स का, और वो रहता है 3 साल तक। तो पहले साल आपसे कोई पूछे कितना स्टॉक है, आप क्या कहेंगे? 5 बॉल। दूसरे साल कितना स्टॉक है? 5 बॉल। तीसरे साल कितना स्टॉक है? 5 बॉल। तो स्टॉक वेरिएबल हर साल वही रहता है जब तक कि विड्रॉ ना हो जाए, तो वो तीनों सालों में उसी तरह काउंट हो। फ्लो वेरिएबल जो है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए काउंट होता है, जैसे जीडीपी। जो इस साल की जीडीपी है वो अगले साल में नहीं काउंट हो सकती, क्योंकि जीडीपी फ्लो वेरिएबल है। तो ये फर्क किया करें, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। आ जाएं जी एसेट साइड। देखें, एसेट 2 तरह के होते हैं, और ये ज्यादातर लोगों की कंफ्यूजन है कि जब भी कोई नोट प्रिंट होता है उसके पीछे गोल्ड रखा जाता है। ये पुराने जमाने की बात आज भी हमारे जहन में बैठी हुई है। याद रखें, नोट लाइबिलिटी है, हर करेंसी लाइबिलिटी है। उस करेंसी के आगे एसेट रखा जाता है, लेकिन वो एसेट गोल्ड जरूरी नहीं है, ये बात समझें। एसेट 2 तरह के होते हैं, ये देखें एसेट साइड लिखी हुई है। एसेट 2 तरह के होते हैं। क्या है पहला एसेट? फॉरेन एसेट। दूसरा क्या है? डोमेस्टिक एसेट। इसका मतलब है एसेट 2 रखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जवाब गोल्ड आया और एक जवाब डॉलर्स भी आया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लिए ये चीज क्लियर हो जाए कि फॉरेन एसेट भी रखा जा सकता है और डोमेस्टिक एसेट भी रखा जा सकता है। दोनों के अगेंस्ट रुपी प्रिंट हो सकता है। रुपी जो प्रिंट होता है उसको लाइबिलिटी कहते हैं, और उसके पीछे जो रखा जाता है उसको एसेट कहते हैं। और ये सब एसेट लाइबिलिटी आमने सामने होते हैं। हो ही नहीं सकता कि लाइबिलिटी इशू हो। ये कोई स्पेशल रखने की बात नहीं है कि आपने इतने पैसे रखे हैं कि नहीं रखे पीछे। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। विदाउट एसेट लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती, ये बात समझ। लाइबिलिटी क्रिएट ही तब होती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, जब एसेट आएगा। अब एसेट में आ गया फॉरेन एसेट और डोमेस्टिक एसेट। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के जहन में कि पीछे गोल्ड रखा जाता है। ये पुराने जमाने की बात है। पहली बात तो याद रखें, गोल्ड रखा जा सकता है, लेकिन पहले 2 तरह के एसेट्स हैं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। और डोमेस्टिक एसेट ज्यादा बड़ी अमाउंट में रखे जाते हैं, फॉरेन एसेट्स कम होते हैं। आपकी इस वक्त जो मनी सप्लाई है उसके पीछे फॉरेन एसेट्स बहुत कम है, डोमेस्टिक एसेट्स ज्यादा है। लेकिन लोग हमेशा या गोल्ड पे जाते हैं या डॉलर की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं वो दोनों फॉरेन एसेट्स में आते हैं, और गोल्ड में इजाफा भी कोई नहीं होता, नया गोल्ड रखा भी नहीं जाता। जो हमारे पास है वही है, पुराना चला आ रहा है, नया गोल्ड तो रखा भी नहीं जाता। तो अब या तो फॉरेन एक्सचेंज रखा जाता है या डोमेस्टिक एसेट रखा जाता है। तो मुझे बताएं कि इसमें भी आपके जहन में अगर डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज ही है ज्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, डोमेस्टिक एसेट ज्यादा रखे जाते हैं। अब फॉरेन एसेट तो बहुत क्लियर हैं, या तो गोल्ड होगा या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज होगा। असल मसला यह है कि डोमेस्टिक एसेट क्या होता है। डोमेस्टिक एसेट होता है लोन ऑफ गवर्नमेंट। क्या? गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट का जो लोन होता है वो डोमेस्टिक एसेट होता है। अब यहां पे एक बात फिर अजीब हो जाएगी। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट का लोन है, लोन तो लाइबिलिटी होती है, तो वो एसेट कैसे बन गया? तो बात याद रखें, लोन लेने वाले के लिए लाइबिलिटी होती है, लोन देने वाले का एसेट होता है। सही, लोन देने वाले के लिए लोन एसेट होता है। तो गवर्नमेंट को कौन लोन देता है? या कमर्शियल बैंक देते हैं या सेंट्रल बैंक देता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट का जो लोन है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, लेकिन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का वो एसेट है। बात समझ आ गई? तो बड़ा एसेट डॉलर नहीं है, बड़ा एसेट गोल्ड नहीं है, बड़ा एसेट गवर्नमेंट लोन है। और जब भी आप किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट मैच करना चाहेंगे तो उसमें गवर्नमेंट लोन प्लस फॉरेन एक्सचेंज
प्लस गोल्ड आएगा, और गोल्ड एडिशनल नहीं अब रखा जाता, और ये कोई फिक्स फार्मूला भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी बैठा हुआ है कोई फिक्स फार्मूला है कि जी हर रुपए के पीछे 10% गोल्ड रखना पड़ता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, मेरी बात समझें। अगर गवर्नमेंट 100 रुपए का लोन लेगी तो 100 रुपए प्रिंट हो जाएगा, उसके पीछे न डॉलर है न गोल्ड है। और अगर 100 रुपए की मालियत का डॉलर बाहर से आएंगे तो उसके बदले भी 100 रुपए प्रिंट हो जाएगा। अब 100% पीछे डॉलर हैं, तो कभी डॉलर के पीछे 1% डॉलर रुपये के पीछे 1% डॉलर भी नहीं होता, और कभी रुपये के पीछे 100% डॉलर होते हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं होता कि इतने परसेंट पीछे डॉलर रखते हैं। बात समझ आ गई? तो हमने ये मैंने कहा था ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। प्रोसीजर बड़ी सिंपल है कि गवर्नमेंट जब भी लोन लेगी सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक रुपये इशू कर देगा, और अगर कमर्शियल बैंक से लोन लेगी तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट इशू कर देगा। दोनों मनी की डेफिनेशन में आते हैं, करेंसी भी मनी की डेफिनेशन में है, डिपॉजिट भी मनी की डेफिनेशन में है। इसलिए याद रखें कि हाँ, और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो सेंट्रल बैंक के पास डॉलर चले जाएंगे और आपके पास रुपये आ जाएंगे। तो जो रुपया आपके पास आया उसके इशुएंस के पीछे 100% डॉलर है। तो इसलिए कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, ये बात याद रख लें। और गोल्ड ऑलमोस्ट निकल चुका, वो जमाना खत्म हो चुका जब पीछे गोल्ड लाजमी रखा करते थे, आप गोल्ड नहीं रखते। अब सिर्फ मेरा सवाल ये है कि हमने कहा फॉरेन एसेट्स वो डॉलर के रिजर्व्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और डोमेस्टिक एसेट गवर्नमेंट का लोन है। और मैं साथ ही साथ ये कर रहा हूं कि ये दोनों एसेट कमर्शियल बैंक्स के पास भी होते हैं और सेंट्रल बैंक के पास भी होते हैं। तो मुझे बताएंगे कि मैं किन एसेट्स की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक के एसेट्स या कमर्शियल बैंक के एसेट्स? मैं यहां किन एसेट्स की बात कर रहा हूं? देखें, एक जवाब आया सेंट्रल बैंक और एक जवाब आया है बोथ। तो यहां पे समझ लें, अगर मैं कहूं ये सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं तो इसके बराबर लायबिलिटी भी सेंट्रल बैंक की आएगी, इसलिए इसकी डेफिनेशन बन गएगी मॉनेटरी बेस। तो अगर सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स प्लस गवर्नमेंट लोन एसेट्स इकट्ठे किए जाएं तो ये बनते हैं मॉनेटरी बेस। और अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम के, जिसमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों मिल जाते हैं, दोनों का मिला के अगर आप जो है वो एसेट्स ले लें, यानी कि जो कमर्शियल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो भी, जो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो भी, जो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो भी, और जो सेंट्रल बैंक से लोन लिया है वो भी, ये सब चीजें इकट्ठी कर लें सारे बैंकिंग सिस्टम की, तो फिर जो एसेट्स बनेंगे ये M2 कहलाएगा, मनी सप्लाई, और इसके अगेंस्ट M2 वाली लायबिलिटी भी मैच होगी। आज की क्लास के लिए मैं आखिर इंटरेस्ट रेट पे ही मतलब मनी पढ़ रहे हैं तो मनी से रिलेटेड ही इंटरेस्ट रेट है, तो मैं यहीं पे ये छोड़ दूंगा। इसके बाद जो है वो आगे पब्लिक फाइनेंस की छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है, वो मैं अगली क्लास में नहीं, वो वक्त के साथ जब कभी आएंगी तो क्लियर कर दूंगा। अगली क्लास में मैं मॉडल्स ही पढ़ाऊंगा। तो इस वक्त जो है वो मैं आपको इंटरेस्ट रेट्स की चीजें पढ़ा के छोड़ दूंगा। जब हम कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट एक तरह का नहीं होता, याद रखें। या मैं लिख देता हूं और भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, या मैं उधर लिखता जाता हूं। इंटरेस्ट रेट एक नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बहुत तरह के होते हैं। देखें, अब ये फर्क समझें, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी में इंटरेस्ट रेट से मुराद इंटरेस्ट रेट है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप जब मैक्रो में पढ़ते हैं, ISLM बनाते हैं, और ISLM में एक तरफ Y रखते हैं और एक तरफ इंटरेस्ट रेट रखते हैं, तो वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है हम उसमें नहीं करते फर्क कि ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, वो बस मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, दैट्स इट। अब इंटरेस्ट रेट बहुत तरह के होते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट आप समझ लें, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। इंटरेस्ट रेट में पहला इंटरेस्ट रेट होता है टी बिल रेट। कौन सा? टी बिल रेट।
या ट्रेजरी बिल रेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि मनी में एक बड़ा एसेट होता है गवर्नमेंट का लोन। अब ये जो गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी तो गवर्नमेंट पे करेगी ना। तो वो जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी वो चूंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के लोन लेती है। एक लोन होता है शॉर्ट टर्म रूटीन में और एक लॉन्ग टर्म होता है। पाकिस्तान के अंदर 3 मंथ्स के ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। इसका मतलब है जब भी गवर्नमेंट ने लोन लेना हो तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। ट्रेजरी बिल का मतलब क्या है? ट्रेजरी बिल का मतलब है एक सर्टिफिकेट कि मैंने आपसे लोन लिया। गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट है कि हमने आपसे लोन लिया। वो 100 रुपीज मालियत का होता है और उस पे फिर बहुत सारे टी बिल्स गवर्नमेंट खरीद लेती है, गवर्नमेंट इशू करती है और बैंक्स खरीद लेते हैं। ठीक है जी। कौन खरीद सकता है? कमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं। और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक खरीद सकता है। बात समझ आ गई? तो जो गवर्नमेंट से खरीद सकता है उसे प्राइमरी डीलर कहते हैं, और वो प्राइमरी डीलर खरीदने के बाद अगर सेंट्रल बैंक को बेच दे तो इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक सेकेंडरी मार्केट का प्लेयर है, लेकिन प्राइम मार्केट में नहीं कर सकता सेंट्रल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक खरीदते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर 1000 रुपए का लोन लेना है तो वो 100 रुपीज के 10 टी बिल्स इशू करेगी। नहीं, लाइबिलिटी एसेट मार्केट से बाहर कैसे फ्लो करेगा? मार्केट से बाहर एक ही तरह से फ्लो कर सकता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में उसे कन्वर्ट करें और फिर बाहर ले जाएं। तो बाहर ले जाएं या नहीं, जब आपने उसे कन्वर्ट कर लिया तो लाइबिलिटी खत्म हो गई ना। आप डॉलर खरीदेंगे तो रुपी वापस करेंगे ना, तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। रुपी तो लाइबिलिटी था, रुपी वापस हो गया। पहले फिर आप बाहर ले के भी ना जाएं, उसे घर में रख लें, लाइबिलिटी खत्म हो गई है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने 1000 रुपए का लोन लेना है तो 1000 रुपए में 100 रुपए का एक टी बिल होता है, तो वो 10 टी बिल इशू करेगी और कमर्शियल बैंक उससे परचेज करेंगे। अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि गवर्नमेंट नॉर्मली जब 100 रुपीज का टी बिल इशू करती है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने बाद गवर्नमेंट उन्हें वापस कर देती है पैसे। तो 3 महीने का जो टी बिल होता है तो वो 100 रुपी का तो टी, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज ही रहती है। कमर्शियल बैंक्स अपनी बिड करते हैं कि हमने ये 3 महीने के लिए इतने में खरीदना है। मसलन कमर्शियल बैंक्स कहेंगे हम 98 में खरीदते हैं, हम 99 में खरीदते हैं। तो सारी बिड्स देख के सेंट्रल बैंक तय करता है कि कौन सी बिड के ऊपर कट ऑफ लगाना है और उस बिड के ऊपर गवर्नमेंट के टी बिल्स बिक जाते हैं कमर्शियल बैंक्स को। अब अगर 98 रुपीज पे डील हो गई तो इसका मतलब है हर 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है। 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है 3 महीने के लिए। ठीक है जी। अब इसमें से रेट निकलेगा, ये तो डिस्काउंट था ना 2 रुपए, अब इसमें से रेट निकलेगा। तो रेट कैसे निकलेगा? रेट निकालने का फार्मूला लिख लें। रेट निकलेगा 2 डिवाइडेड बाय 98। अगर ये 98 पे डील हुई थी, 2 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एनुअल रेट निकल आएगा कि किस रेट पे गवर्नमेंट ने लोन लिया है। ठीक है जी। तो ये जो रेट निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया ये 8.16 आया। अच्छा, मैंने तो ये एम ही तुक्का मारा था, 2 रुपए नीचे ले आए। इस वक्त वाकई में टी बिल तकरीबन इतना ही है। तो ये 8.16% निकला है। तो ये जो 8.16% निकला है इसे हम कहते हैं टी बिल रेट। ठीक हो गया जी। 100 से मल्टीप्लाई भी कर लें। और ये एनुअलाइज्ड है, हालांकि टी बिल 3 महीने का है लेकिन रेट तो साल के लिए निकाला जाता है। तो ये मतलब ये है कि अगर साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट होती तो 8.16% रेट आता।
अच्छा जी, ये पहला इंटरेस्ट रेट हो गया। अब इसके बाद एक इंटरेस्ट रेट होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये 8.16% बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक इंटरेस्ट रेट आता है डिपॉजिट रेट। डिपॉजिट रेट होता है कि हम कस्टमर जब कमर्शियल बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करें तो उसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स हमें कोई रेट पे करते हैं, और ये जितनी मेच्योरिटी का डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मसलन एक बंदा इसको बिल्कुल वो रखता है सेविंग अकाउंट कि मेरी जब मर्जी विड्रॉ कर लूं, तो मे भी कमर्शियल बैंक 1-2% पे करें, और अगर वही बंदा कहे मैं 3 साल तक विड्रॉ नहीं करूंगा तो मे भी कमर्शियल बैंक इससे ज्यादा पे करे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डिपॉजिट रेट होता है ये होता वो है जो कमर्शियल बैंक कस्टमर को पे करते हैं, लेकिन ये एक रेट नहीं होता, ये मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए जब हम रिसर्च के अंदर डिपॉजिट रेट लेना चाहें तो फिर हम लेते हैं वेटेड एवरेज डिपॉजिट रेट। वेटेड एवरेज से मुराद ये है कि कमर्शियल बैंक के पास डिफरेंट डिपॉजिट्स होते हैं और वो डिफरेंट मेच्योरिटीज के होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स होते हैं। हम उन सब का एक वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं और उसको रिसर्च में यूज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया 12 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई क्यों? ये इसलिए कि 3 से इसलिए डिवाइड किया है कि ये 3 महीने के लिए है, पर मंथ बन जाएगा। 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि साल में 12 महीने ये एनुअल हो जाएगा। अच्छा जी, तो बात समझ आ गई डिपॉजिट रेट। इसके बाद एक होता है लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट वो रेट है इस रेट पे कमर्शियल बैंक बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को लोन देते हैं, लेंडिंग करते हैं, और उस लेंडिंग के ऊपर जो रेट चार्ज करते हैं वो लेंडिंग रेट कहलाता है। और ये लेंडिंग रेट डिपॉजिट रेट से बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान में स्पेशली। जिस तरह डिपॉजिट रेट डिफरेंट मेच्योरिटीज का है, लेंडिंग रेट भी है। आप 2 दिन के लिए लोन ले रहे हैं और रेट है, 2 साल के लिए लेंगे और रेट है, तो हर एक का डिफरेंट मेच्योरिटी का डिफरेंट लेंडिंग रेट है। तो इसलिए इस तरह इसका भी वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट बनता है। और जो लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के दरमियान गैप है, उस गैप को कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। अक्सर ना जगह पे आ रहा होता है कि पाकिस्तान में या फलां कंट्री में बताएं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कितना है, तो स्प्रेड है लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट का गैप। जितनी कमर्शियल बैंक्स की मोनोपोली ज्यादा होगी, मोनोपोली पावर या मार्केट पावर, उतना ही ये गैप ज्यादा होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट स्प्रेड ज्यादा होगा। वो कस्टमर को कम डिपॉजिट रेट पे करेंगे लेकिन अपने आगे क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करेंगे। तो कितनी तरह के इंटरेस्ट रेट्स हो गए? 3। अब एक रेट होता है डिस्काउंट रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्या? डिस्काउंट रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये मैं साथ लिख रहा हूं, चैट में देखते जाएं। डिस्काउंट रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों नाम है, इसलिए बीच में और लिखा है। डिस्काउंट रेट भी इसी को कहेंगे और रिवर्स रेपो रेट भी इसी को कहेंगे। जब भी कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा वो कहलाता है डिस्काउंट रेट या रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से रेट चार्ज करते हैं। नहीं, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं और सेंट्रल बैंक उनसे ये रेट चार्ज करता है। और ये याद रखें, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का नॉर्मली होता है। ये कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। ये कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बन गया तो आर्जी तौर पे उन्होंने 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन की मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल बैंक से लोन ले लिया और सेंट्रल बैंक ने इनके ऊपर रेट चार्ज किया, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट या
रिवर्स रिपो रेट। आपने सुना होगा कि सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सुना है? कभी पढ़ा है? कभी भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पढ़ा है। अच्छा, सब लिख रहे हैं कि पढ़ा है। आज उसमें एक इजाफा कर लें अपने नॉलेज में कि सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों होता है, या किस फंक्शन की वजह से वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। वो इसी डिस्काउंट लोन की वजह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। सही है? अच्छा कलीम, आप कह रहे हैं इस वजह से है, इसमें थोड़ा सा इजाफा करके बताएंगे कि ये फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहते हैं? यहां दो मतलब हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के। एक तो लास्ट रिजॉर्ट का ये मतलब है कि ये आखिरी सहारा है, हर वक्त अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये जैसे इन्होंने कहा देयर इज नो अदर ऑप्शन, ये तो आखिरी सहारा है ना, बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स है। इसका मतलब है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि ये आखिरी सहारा है बैंक्स का। व्हेन दे हैव नो अदर ऑप्शन देन सेंट्रल बैंक इज देयर टू बेल आउट, यानी कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो ये तो उसके फंक्शन में है, इसीलिए तो उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। इसमें लास्ट का वर्ड किसी और वजह से भी है, वो वजह मुझे बताएंगे? ये जो लास्ट का वर्ड है ये एक खास वजह से है। ये लास्ट का वर्ड इस वजह से है, लास्ट का वर्ड दो मीनिंग में आता है। एक होता है व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, नहीं गयास ऐसा नहीं है, ये तो वही है ना, इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन। सही है, इट विल रिमेन का भी यही मतलब है। ये जो मुझे मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं, देखिए अगर बैंक्रप्सी या वो इस तरह का कोई इशू है तो यही तो बात है, ये तो वही लास्ट का मीनिंग है ना, कि और कोई सहारा नहीं है, दैट्स द लास्ट ऑप्शन। लेकिन एक लास्ट का मतलब और भी होता है, और वो ये है कि ये लास्ट हो। ऐसे ना हो कि जब कभी प्रॉब्लम हो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाएं तो फिर वो लास्ट ऑप्शन तो ना रहा, वो तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इफ इट इज ऑलवेज देयर देन इट इज फर्स्ट ऑप्शन नॉट द लास्ट। ये बात समझे, सेंट्रल बैंक लास्ट ऑप्शन है तो लास्ट है, फर्स्ट ना बनाए उसे। ठीक है ना? तो जिस मीनिंग में जनरली स्टूडेंट समझता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो सेंट्रल बैंक है, तो इसका मतलब है जब ऑप्शन नहीं है तो सेंट्रल बैंक तो है नहीं, वो तो फिर फर्स्ट ऑप्शन बन गई ना। लास्ट ऑप्शन इसलिए है कि पहले बाकी ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी होती हैं कमर्शियल बैंक्स को, वो ऑप्शन एक्सरसाइज ना हो तो आप लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। और वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वो फर्स्ट ऑप्शन है इंटर बैंक मार्केट। ठीक है जी, बिल्कुल। और वो बाकी ऑप्शन मैं बता रहा हूं वो क्या है, वो ऑप्शन, वो जगह कौन सी है जहां से वो करेगा, उसे कहते हैं इंटर बैंक मार्केट। इस इंटर बैंक मार्केट को कहते हैं होलसेल मार्केट, होलसेल मनी मार्केट। ये कैसी मार्केट है? ये वो मार्केट है जिसमें बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स, तो उसके ऊपर एक दूसरे को लोन देते हैं। इसको मनी मार्केट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गयास ठहरे अभी, इसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट या इंटर बैंक मार्केट। इसमें बैंक्स एक दूसरे, बैंक्स प्लेयर हैं, एक दूसरे से लोन ले रहे हैं, यानी कि वो ऑप्शंस क्या हैं? बाकी बैंक्स। अब जब वो किसी बैंक से लोन लेंगे तो उस बैंक से लोन लेते हुए वो बैंक भी तो इससे कोई रेट चार्ज करेगा ना, तो जो वो रेट चार्ज करेगा उसे बोलते हैं इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। क्या बोलते हैं? इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। और उस तरह का एक इंटर बैंक रेट, ऑफर्ड रेट पाकिस्तान में भी है जिसे कहते हैं कायबार, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ऐसा एक इंग्लैंड में भी है लॉयबर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये जो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है
ये बेसिकली क्या होता है, ये उस मार्केट का, होलसेल मनी मार्केट का रेट है जो बैंक एक दूसरे से चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो रेट चार्ज कर रहा होता है वो डिस्काउंट रेट होता है। अब मुझे ये बताएं कि कमर्शियल बैंक का आपको पता है ना ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स अ फर्म एंड फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जबकि सेंट्रल बैंक एक प्राइवेट फर्म नहीं है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं है। ये याद रखना हमेशा, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो फिर मुझे बताएं कि इंटर बैंक ऑफर्ड रेट ज्यादा होगा या डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा? अच्छा, ज्यादा जवाब आए ऑफर्ड रेट, मार्केट रेट, एक जवाब आया है डिस्काउंट रेट। लेकिन यहां पे एक बात समझें, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है, स्टिल डिस्काउंट रेट इज ऑलवेज अबव इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये हमेशा उससे ज्यादा होता है। यही तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट का मीनिंग समझें, मैंने लास्ट के वर्ड पे बहुत जोर दिया है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्यों? उसका रेट इनसे ज्यादा होगा तो ये लास्ट रिजॉर्ट बनेगा ना। उसका जो रेट कम हो तो फिर तो सबसे पहले आप उसी के पास पहुंच जाएंगे। तो उसके पास आप तब जाते हैं जब कमर्शियल बैंक से आपका मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर आप उसके पास जाएंगे तो वो पेनल्टी के तौर पे आपसे ज्यादा रेट चार्ज करेगा, प्रॉफिट के लिए नहीं, पेनल्टी के लिए। वो उसका प्रॉफिट नहीं बन रहा, उसके पास वो रहेगा भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी डालनी है कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो हमेशा याद रखें, डिस्काउंट रेट इज ऑलवेज अबव इंटर बैंक रेट। अब ये एक हो गया इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, एक हो गया डिस्काउंट रेट या रिवर्स रिपो रेट। अब एक होता है रिपो रेट। क्या? रिपो रेट। रिपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जब लोन देते हैं तो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से चार्ज करते हैं वो रिपो रेट कहलाता है। यार आप यूं कर लें कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को ये अमाउंट देते हैं तो सेंट्रल बैंक जो उन्हें पे करता है उस अमाउंट के बदले, ये अमाउंट उल्टा है। डिस्काउंट रेट था कि जो कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक लोन देने वाला है। रिपो रेट उस लोन के ऊपर रेट चार्ज हो रहा है जो कमर्शियल बैंक देने वाले हैं, सेंट्रल बैंक लेने वाला है। अब पहली बात आपके जहन में ये आएगी कि कमर्शियल बैंक तो लोन ले सकते हैं सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक को लोन लेने की क्या जरूरत है? वो तो खुद मनी का इशूअर है, वो तो खुद करेंसी इशू करता है, उसे लोन की क्या जरूरत है? तो वाकई उसे जरूरत कोई नहीं होती, ये बात याद रखें। जरूरत ये अजीब तरह का दुनिया का लोन है जिसमें लोन लेने वाले को जरूरत ही नहीं है, लोन देने वाले की जरूरत है कि मैंने लोन देना ही देना है। ये उल्टी तरह का लोन है जिसमें कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस पैसे आ जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने लोन देना है। सेंट्रल बैंक ने लोन लेना नहीं है लेकिन वो उससे लोन ले लेता है क्योंकि वो कहता है मैंने देना है, ये सिस्टम बनाने के लिए। और फिर सेंट्रल बैंक ने लेना भी नहीं था, इसके बावजूद सेंट्रल बैंक उसे रेट देगा। और वो रेट क्या देगा? जो रेट उसे पे करेगा उसे कहते हैं रिपो रेट। सेंट्रल बैंक उसे एक्सेस रिजर्व्स के ऊपर रेट पे करेगा और वो कहलाएगा रिपो रेट। अब जरा गौर करें, रिपो रेट ऊपर होगा या इंटर बैंक ऑफर्ड रेट ज्यादा होगा? अच्छा, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट को ही मैं मनी मार्केट रेट भी कहूंगा। तो मुझे बताएं, मार्केट का रेट ऊपर होता है या रिपो रेट ऊपर होगा? मार्केट रेट। अब सबका जवाब आया मार्केट रेट। वजह इसकी क्या है? वजह समझे। आप जो बुक्स में पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, पहली बात तो आपको बताऊं ये बात ही पुरानी हो गई है।
दो सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बट इट इज ऑल्सो बारोअर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये याद रखना। सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था, पुराने कहानी, पुरानी स्टोरी थी ये। अब सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है और बारोअर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, कि कमर्शियल बैंक से कोई लोन नहीं ले रहा तो सेंट्रल बैंक ले लेगा। अब फिर वही बात है कि बारोअर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रखने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल बैंक वो रेट पे करे जो कमर्शियल बैंक से नीचे हो, इसलिए मार्केट का रेट ऊपर होता है, सेंट्रल बैंक चूंकि लास्ट बारोअर की ऑप्शन है तो इसलिए वो कम रेट पे करता है, सबसे कम, इसलिए वो नीचे होता है। अब जरा गौर करें, इसका मतलब यह है मनी मार्केट डिस्काउंट रेट से ऊपर नहीं हो सकता या रिवर्स रिपो रेट से, और रिपो रेट से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मनी मार्केट हमेशा रिपो और रिवर्स रिपो के दरमियान रहता है, कहीं भी हो सकता है। और रिपो रिवर्स रिपो सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है, और जो मनी मार्केट है वो मनी मार्केट रेट है, मार्केट से डिटरमिन होता है। तो इस वक्त क्या रेट है? रिपो रेट तकरीबन 6% और रिवर्स रिपो रेट इस वक्त क्या है? 8%। तो इसका मतलब है 2% का गैप है। इसका मतलब है जो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है ना वो 6% से नीचे आजकल जा सकता है, ना 8% से ज्यादा हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेगा। इसके अंदर कहां होगा? ये मार्केट पे है। 6% हो, 6 एग्जैक्ट तो नहीं, 6.01% हो, 6.5% हो, 7 हो, 7.75% हो, कुछ भी होगा 6 और 8 के दरमियान, क्योंकि 6 और 8 की लिमिट सेंट्रल बैंक ने लगाई हुई है। इसका मतलब है लिमिट सेंट्रल बैंक सेट करता है, मार्केट रेट उसके दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन सेंट्रल बैंक एक और रेट भी अनाउंस करता है जिसे कहते हैं पॉलिसी रेट। क्या? पॉलिसी रेट। ये बता सकते हैं कौन सा रेट है? ये कौन किस से चार्ज करता है? रिवर्स रिपो हो गया जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, रिपो हो गया जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेते हैं। तो पॉलिसी रेट किसका होता है? ये कौन किस से चार्ज करता है? ये भी सेंट्रल बैंक का रेट है। कोई बताएगा? सेंट्रल बैंक ने तो चार्ज करना है ना, किससे करेगा? पॉलिसी मेकर तो अनाउंस करेगा ना, चार्ज किससे करेगा? कैसे जवाब दे रहे हैं? इंटरेस्ट रेट तो रेट है ना, पॉलिसी रेट इज इंटरेस्ट रेट। ये तो सारा टॉपिक ही इंटरेस्ट रेट का चाहिए, जितने मैंने लिखे हैं ये सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं, ये कौन चार्ज करेगा और किससे चार्ज करेगा? कमर्शियल बैंक किससे चार्ज करेंगे? गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट चार्ज करेगी? सेंट्रल बैंक फ्रॉम गवर्नमेंट। तो सुन लें, पॉलिसी रेट एक ऐसा रेट है जो कोई किसी से चार्ज नहीं करता। इस रेट के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है जो कोई किसी से चार्ज करे। ठीक हो गया? पॉलिसी रेट कहते हैं टारगेट रेट को, ये भी समझ लें। पॉलिसी रेट किसको कहते हैं? टारगेट रेट को। टारगेट रेट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक की ख्वाहिश ये है कि 6 और 8% की जो मार्जिन दिया हुआ है, जो लिमिट्स लगाई हुई हैं, उन लिमिट्स के अंदर मनी मार्केट रेट कितना हो। तो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी रेट अनाउंस करेगा, जो कि आजकल 7% है, 7, तो सेंट्रल बैंक की कोशिश होगी कि मनी मार्केट रेट 6 और 8 के दरमियान रहे और ज्यादा कोशिश करेगा कि 7% हो। ये कोई चार्ज करने वाली बात नहीं है, ये कोई किसी से चार्ज नहीं है, ये टारगेट है। मनी मार्केट रेट के लिए सेंट्रल बैंक की तरफ से एक टारगेट अनाउंस होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक कभी भी मनी मार्केट रेट इसके बराबर खुद नहीं रख सकता, क्योंकि अगर खुद रखेगा तो फिर तो वो मनी मार्केट रेट नहीं रहा ना। मार्केट रेट तो वो होता है जो मार्केट डिटरमिन करती है। तो सेंट्रल बैंक लिमिट्स लगा सकता है 6 और 8 की, जैसे आजकल लगाई हुई है, लेकिन 7% के लिए कोशिश करेगा, 7% रख नहीं सकता, क्योंकि फिर वो मार्केट रेट नहीं रहे।
तो आजकल जो सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया हुआ है पॉलिसी रेट 7%, वो पॉलिसी रेट है, इसका मतलब है वो टारगेट है। एक क्वेश्चन आया कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाए, लिमिट क्रॉस हो ही नहीं सकती ना, बात समझें। कमर्शियल बैंक आपको लोन दे रहे हैं 9% पे, और कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक दे रहा है 8% पे, उसकी अपर लिमिट 8 है। तो क्यों आप कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे? आप सेंट्रल बैंक से लेंगे ना एज अ कमर्शियल बैंक। जब 8% पे लोन मिल रहा है तो आप 9 पे क्यों लेंगे? तो इसलिए कमर्शियल बैंक उससे ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकता जहां पे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट चार्ज कर रहा होता है। तो लिमिट कभी क्रॉस हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, तो अब हमारा पॉलिसी रेट हो गया जो कि सिर्फ टारगेट है, रिवर्स रिपो रेट हो गया जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, रिपो रेट हो गया जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक पे करता है, मनी मार्केट रेट हो गया जो कमर्शियल बैंक से एक दूसरे को पे करते हैं, डिपॉजिट रेट हो गया जो कमर्शियल बैंक पब्लिक को पे करते हैं, लेंडिंग रेट हो गया जो कमर्शियल बैंक क्लाइंट से चार्ज करते हैं, टी बिल रेट हो गया जो गवर्नमेंट अपने क्लाइंट्स को कमर्शियल बैंक्स को पे करते हैं। ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट्स हो गए, और इन सारे रेट्स में से ये सारे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इनमें से इन्फ्लेशन रेट माइनस कर लिया जाए तो ये रियल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में 8.3% इन्फ्लेशन रेट है, और पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट 8% है। तो इसका मतलब है रियल डिस्काउंट रेट पाकिस्तान में पिछले महीने -0.3% रहा। हमारा रिपो रेट 6% है, और पिछले महीने हमारा इन्फ्लेशन रेट 8.3% था। तो इसका मतलब है -2.3% रियल रिपो रेट रहा है। तो जो भी नॉमिनल रेट रियल में कन्वर्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन को उसमें से माइनस कर लें। ठीक हो गया जी। तो अभी मनी मार्केट से रिलेटेड तकरीबन मैंने मॉनेटरी पॉलिसी की, मनी की, इंटरेस्ट रेट की सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर की है। ये जो अपर और लोअर लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट है रिपो और रिवर्स रिपो का, और बीच में कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज की वजह से मार्केट रेट डिटरमिन होता है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम। इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम। तो ये जो कॉरिडोर है ये कभी 2% का होता है, कभी 2.5% का होता है, पाकिस्तान में 3% का भी रहा है, अभी 2% का है, यानी कि 6% और 8% का गैप, ये इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी। तो इस कॉरिडोर सिस्टम में सेंट्रल बैंक लिमिट्स लगाता है, लेकिन दरमियान में टारगेट रेट बताता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो मार्केट पे छोड़ देता। तो चलें जी, आज की क्लास हो गई। अब पब्लिक सिर्फ मेरी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स रह गई हैं, हो सकता है वो मैं अगली क्लास में क्लियर करूं, हो सकता है मैं आगे चला जाऊं डायरेक्ट अपने मॉडल्स पे, क्योंकि ये तो पुराने बीएस लेवल के इश्यूज हैं। तो चलें ठीक है, मैं सीआर से शेयर कर देता हूं प्रेजेंटेशन, वो आपसे खुद शेयर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।